अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना और एपी के चीफ मिनिस्टर्स की दिल्ली में मुलाकात, वज़ारत जल शक्ति की जानिब से तलब करदा इजलास में आबी मसाइल पर बातचीत। कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ कर रही है नाइंसाफ़ी, वादे पूरे किए जाएं। साबिक़ रियासत वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत जारी, कांग्रेस LRD के MLA मदन रोहन की मौजूदगी में लोगों ने पेश किए अपने मसाइल। 21 जुलाई से होगा पार्लियामेंट का इजलास, मोदी हुकूमत 8 नए अहम बिल पेश करने की तैयारी में मसरूफ, मणिपुर में सदारती राज से मुताल्लिक़ बिल भी शामिल। पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास में बिल पेश करते हुए जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा मुश्तरका ख़त। और गाज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 93 अफराद शहीद, इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमले में मज़ीद 21 अफराद भी लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने तेलुगु रियासतों के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम पर तनाज़े की यकसुई के लिए वज़ारत जल शक्ति की जानिब से तलब करदा चीफ मिनिस्टर्स के इजलास के अंडे में बंगाचल्ला प्रोजेक्ट की शमूलियत पर एतराज़ जताया। वज़ारत जल शक्ति ने आज तेलंगाना और AP के चीफ मिनिस्टर्स का इजलास तलब किया था ताकि कृष्णा और गोदावरी के आबी हकूक़ पर दोनों रियासतों की दावेदारी की समाअत हो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AP के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने पालमू, रंगारेड्डी और डंडी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। इस मीटिंग में रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। आइए देखते हैं इसका मुख्तसर था हिस्सा। ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల అభ్యంతరాలను వాళ్ళు లేవనెత్తిండ్రు. కాబట్టి ఈ సమావేశంలో ఈ అంశాలు ఏవి ప్రస్తావనకు రాలేదు. ఈ సమావేశంలో టెలిమెట్రీ విషయంలో ఇప్పుడు కృష్ణానది బేసిన్ మీద నీటి వినియోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుంది, తెలంగాణ ఎన్ని నీళ్లను వినియోగిస్తుందో గుర్తించడానికి టెలిమెట్రీ పెట్టాలని ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చూపించడం శాశ్వతంగా. రెండవది, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు డ్యామేజ్ అయింది, దీన్ని తక్షణమే రిపేర్లు చేయాలని NDSAతో సహా మిగతా సంస్థలు ఇచ్చిన వాటిని, ఆ డ్యామ్ని నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో ఉంది. వాళ్ళు వాటిని అన్ని రకాలుగా ఏవైతే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చిండ్రు. గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి, తెలంగాణలో ఒకటి ఉండాలని పునర్విభజన చట్టంలో ఉంది. 2020 అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా నిర్ణయం జరిగింది. దాన్ని అమలు చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అన్ని అంశాలు, నీళ్లు కానీ, కొత్త ప్రాజెక్టులు కానీ, లేకపోతే ఇతర ఏ ప్రాజెక్టులు, అన్నీ కూడా అధికారులు ఇంజనీర్ల కమిటీ ముందల ప్రస్తావనకు వస్తే అక్కడ చర్చించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి పైకి వస్తాయి. అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని ఉన్నాయో. గోదావరి నది ఉపనదులు, కృష్ణానది ఉపనదులకు సంబంధించిన ఆల్రెడీ నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కానీ, నిర్మించడానికి ప్రతిపాదించిన ప్రాజెక్టులు కానీ, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో ఉన్న అంశాలను కానీ అన్నింటినీ వాళ్ళ ముందల ప్రస్తావనకు వస్తాయి. వాళ్ళు ఒకసారి ఆ కమిటీ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అంశాలను అన్నిటిని తీసుకొని చర్చించి అక్కడి నుంచి ప్రతిపాదనలు వస్తాయి. बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि यह खुशाइंद अलामत है कि AP और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स की मरकज़ ने मीटिंग करवाई है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। Yes, sir. Today, CM's meeting in Delhi. So, both the Chief Minister of Telangana and Andhra Pradesh are meeting the Honorable Central Minister for Water, and they are going to discuss with regard to the water issues. I think it is a good move by the Government of India, calling both the people and coming together. I only hope that the water issue will be solved amicably and no injustice will be done to any state.
साबिक़ रियासत वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को इंतखाबी वादे याद दिलाए और इल्ज़ाम लगाए कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रही है। पसमानदा तबक़ात के मसाइल भी हल नहीं किए गए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का KTR ने मुतालबा किया। ఆ కాంగ్రెస్ అభయహస్తం అనే మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో అది ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద మోసం. అది ఈ శతాబ్దంలోనే అతిపెద్ద మోసం ఏదైనా ఉందంటే కాంగ్రెస్ అభయహస్తం అనే మేనిఫెస్టో. ఒక్క వర్గం కాదు, అందరినీ మోసం చేసింది. ఖార్గే సాబ్ వచ్చిండు, వచ్చి చేవెళ్ళలో చెప్పిండు 10 లక్షలు వాళ్ళు ఇస్తే 12 లక్షలు మేము ఇస్తాం, దళితులకు 18% వాటా ఇస్తాం ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్లలో. ఇచ్చిర్రా? పెంచుతామన్నారు, పెన్షన్లు పెంచినరా? ఇంకెన్ని చెప్పిన ఒకటి కాదు, ఇన్నునే ఎంతో ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉందని. నేను ఫస్ట్ మహేష్ని కోరేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనోళ్ళకి నేర్పిను అలా మేనిఫెస్టోలా SC/ST డిక్లరేషన్లా దళితులకు ఇచ్చిన మాటలు ఏంది, ఉత్త దళిత బందే కాదు. ఎంత లంగలంటే ఏది పడుతుందో చెప్పుకుంటా వేరు, నోటికి ఎంత వస్తంత. శ్రీధర్ బాబు అంటే ఆయన రాసిండు మేనిఫెస్టో, చైర్మన్ ఆయన దాన్ని. నేను అసెంబ్లీలో ఆయన లేచినప్పుడల్లా అడుగుతా, ఏమైనా నువ్వేగా చైర్మన్, నువ్వు ఇలా బాగా నడుపుతున్నావు, ఇస్తామండి అంటాడు. ఇస్తామండి అంటే నువ్వే చెప్పినావు కదా 100 రోజులు ఇస్తా అని. 100 రోజుల్లో ఇస్తా, 6 అయినా ఇటు సూర్యుడు అటు పొడిచినా అని డైలాగులు కొట్టింది మేం కాదు. అందుకే అడుగుతున్నాం, 100 రోజుల్లో చేయలేదు కాబట్టి 600 రోజులు అయింది కాబట్టి అడుగుతున్నాం బరాబర్. అంటే వాళ్ళకు ఉక్రోషం వస్తారు. ఇక ముఖ్యమంత్రి ఏమని అడిగి మీరు చూస్తాను, ఆయన మాటలు, ఆయన పద్ధతులు. ఎవడన్నా అంటాడే ఊళ్ళల్లో ఆఖరికి పైసలు లేనోడన్నా మాట్లాడతాడు అట్లా. లోపల బని పొక్కలున్న మీదికెళ్ళి మాత్రం తెల్లంగా వేసుకొని ఏం షాన్ మే ఫరక్ నీ అని అన్నట్టు ఉంటాం. ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రి నేను ఢిల్లీకి పోతున్నాను కలుతలేరు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతున్నామో అని అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు, ఎవడన్నా అంటాడా? అరే ఇంత అన్యాయం మాటలు. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే, ఇంకా ఘోరం ఏం చేస్తారా, ఆయన గోసుక తింటారా? ఏమంటావు నన్ను గోసుక తింటారా అంటే కోసుక గుర్రెనా మేకనా లేకపోతే వాడు చికెనా? కోసుక తింటారా నన్ను? ఏం చెప్తారు మీరు అంటే, నేను గద్దె మీద కూర్చున్నా, ఇప్పుడు నన్ను ఏం బిక్తారు మీరు అంటూ. మరి ఏం బిక్తారు అంటే మరి పీకేది మనమే చూపెట్టాలి. రేపు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ రానే వస్తుంది. అంటే ఆయన ధీమా ఏంది? ఇప్పుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాత, భారతరత్న, పాపం పెద్ద మనిషి అన్ని ఆలోచన చేసింది, అద్భుతమైన రాజ్యాంగం రాసింది. కానీ గిసొంటి లంగాలు ఉంటారని ఆయన కూడా ఊహించారు. గద్దెనెక్కినండి మళ్ళీ తిరిగి 5 ఏళ్ళ లోపల దించే అవకాశం లేదు. ఎక్కినానుకో కూర్చోవాలి, మళ్ళీ వాడిని దించాలని మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు చూడాలి ఇంతదాకా. పాపం ఆయన కూడా పెద్ద మనిషి, రీకాల్ వ్యవస్థ అని పెట్టలేదు, కొన్ని దేశాలలో ఉంది. कांग्रेस LRD के MLA मदन मोहन ने आज गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर दीगर कांग्रेस लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडरों की जानिब से प्रजावानी और अवामी दरबार के तहत अवाम के मसाइल की समाअत रोज़ाना की बुनियादों पर की जा रही है और उनके हल के लिए मुताल्लिक़ा वज़रा और हुकाम से भी रब्त पैदा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल के हल के सिलसिले में गांधी भवन रुजू हो रहे हैं। राशन कार्ड्स का मामला, घरों और ज़मीन के मसाइल को लेकर भी ज़्यादा अफराद की गांधी भवन आमद हो रही है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दूसरे जलसे तकसीम असनाद का शानदार इनकाद अमल में लाया गया। रियासती गवर्नर और चांसलर जनाब जिष्णुदेव वर्मा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और कामयाब तलबा को इसनादात पेश किए। अपने खिताब में गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को रियासत में आला तालीम का उभरता हुआ मरकज़ करार दिया और कहा कि इदारा इल्मी तरक्की, तहक़ीक़ी मेयार और समाजी शऊर का आयनादार है। तक़रीब में 132 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल्स और 156 मुहक़्क़ीक़ीन को डॉक्टरेट की सनद दी गई। It is commendable that Telangana University has adopted ICT-enabled teaching and modern learning approaches such as flipped classrooms, case-based learning, experiential modes, and project-oriented instruction. These methodologies align with the vision of the National Education Policy (NEP) 2020, position this university as a progressive academic trajectory. I am informed that the university has also updated its UG and PG curricula in response to industry, a necessary and forward-looking step to improve graduate employability. Here I am reminded of Swami Vivekananda, who said, "The education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life, which does not bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, it is worth the name." Survey of 23-24 reveals that only 51% of Indian graduates are employable, underscoring a severe skill gap. To address this, universities must proactively build industry academia
collaboration, offer internship programs, and translate theoretical knowledge into actionable competencies. Establishment of an employability cell in every university, dedicated to training students in vital 21st century skills like communication, critical thinking, public speaking, resource management, and resilience. Telangana University's initiatives in this direction are praiseworthy, and I encourage the expansion of these efforts. Dear students, I urge you to set realistic goals, persevere through challenges, and believe in your ability to shape your own future. The world is now borderless. Opportunities exist far beyond geographical constraints. Hone your skills, build your character, and embrace global platforms. To the faculty, I earnestly urge, continue to provide an immense and interdisciplinary education, one that prepares students not only for careers, but for life itself. BRS के साबिक़ MLA शकील आमिर की दरख्वास्त को तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को मनसूख किया गया। शकील के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अभी तहक़ीक़ात जारी है। आपको बता दें कि मामला एक ऐसे वाक़े से पैदा हुआ जहाँ शकील के बेटे साहिल ने मुबैना तौर पर प्रजा भवन के सामने पुलिस की रुकावटों को अबूर किया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसके बाद शकील को भी मुबैना तौर पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद होने के बाद पुलिस की जाँच में मुदाखलत करने के मुकदमे में नामजद किया गया। हाल ही में शकील को अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए दुबई से पहुंचने के बाद हिरासत में भी ले लिया गया था, लेकिन उन्हें आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त दी गई। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन ने रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल को लेकर तनकीदें की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सही नहीं है। उन्होंने DIG समेत दीगर हुकाम का नाम लेकर कहा कि माफिया का गलबा है और AP के हर ज़िले में रेती की गैर कानूनी मुंतकिली उरूज पर पहुंची हुई है। महंगाई बढ़ गई है और हुकूमत हर सतह पर नाकाम साबित हुई। DIGs currently in the state of Andhra Pradesh are mafia dons controlling those zones. The DIGs underneath them are controlling the CIs and the DSP, and in turn all of them have become the collection agents for all the scams what are taking place in those respective constituencies. Today all the bell shops in every village are unauthorized. Yet you find these bell shops in every village running and flourishing. And they are running so, selling liquor above the MRP, only because they have the blessings of the police. Today, in every constituency, sand is being transported left, right, center. Earlier, the government was getting revenues in the form of 750 crores per annum through sand. Now, in the name of free sand, sand is being looted. Today, you want sand? Please go check out if you're getting sand at free of cost. No, you're not getting sand free of cost. You're paying double the price what it was in the previous regime. All this is happening through police support. In the constituencies, left, right, center, you have clubs running. Unauthorized clubs, sanctioned unauthorized clubs. Every club gives money to operate those clubs. In the constituency, any industry, any mine which is to be operated would have to pay money. DIGs through CIs, through DSPs collect the money. Part of it goes to the MLAs. 50% or so they share between the MLAs and the DIGs and the CIs and the DSPs. The balance 50 goes to the son and the father who's at the helm of affairs.
This is the state of Andhra Pradesh. So you've talked about Slowly. So you've talked about a lot of illegal cases that have been filed against YSRCP leaders and followers as well. You've also given a warning today saying that we will come back to power, there will be repercussions for your action. Do you say it's going to be a tit for tat? I'm saying whatever these people have started is a bad tradition. And this tradition should come to a halt. If not, the person who is being hurt will not stop even if I were to ask him to stop, because you have harassed him. You have gone through a wrong tradition, which is not right in democracy. So I've urged him not to do so, because this is not democracy. शहर हैदराबाद के इलाके वटेपली में सड़कें ख़राब हो गई, जिससे आम लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा किया और कहा कि सड़कों की सूरत हाल निहायत ख़राब हो गई है, फौरी तामीर की ज़रूरत है ताकि अवाम को मुश्किलात से नजात मिल सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सीनियर फोटो जनरल शेख नज़रुद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया। ताज़ियती प्याम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नज़ीर ने तकरीबन 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ मीडिया इदारों खासतौर पर रोज़नामा मुनसिफ के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी। फ़ोटो जर्नलिज्म के शोबे में एक मुनफरिद मकाम वो रखते थे। उनका इंतकाल सहाफ़त के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। चीफ मिनिस्टर ने मरहूम की खिदमत को याद किया और उनके अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। गुज़िश्ता चंद बरसों से नसीब बीमार थे और आज सुबह अपने मकान पर इंतकाल कर गए। पसमानदगान में अहलिया और 2 बच्चे भी शामिल हैं। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें हुकूमत 8 नए अहम बिल पेश करने की तैयारियों में है। इनमें एक बिल मणिपुर में सदारती राज से मुताल्लिक़ भी शामिल है, जिससे इशारा मिलता है कि हुकूमत फ़िलहाल शुमाल मशरक़ी रियासत में सदारती राज ख़त्म करने के मूड में नहीं है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत इस इजलास में दीगर अहम तरमीमी क़वानीन के साथ मणिपुर में GST से मुताल्लिक़ बिल, वफ़ तरमीमी बिल, कौमी खेलों की इंतज़ामिया और कौमी एंटी ट्विंग कानून में तरमीम के बिल भी पेश कर सकती है। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स कानून में तरमीम, टैक्सेशन कानून में तब्दीली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कानून में तरमीम, अराज़ियाती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून और गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की असम्बली में नुमाइंदगी के असर-ए-नौ तयन का बिल भी पेश किए जाने की उम्मीद है। ये मानसून इजलास हुकूमत की कानून साजी की तरजीहात, रियासती नज़्म व नस्क़ और तालीमी और इंतज़ामी शुबों में इस्लाहात के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मुश्तरका मकतूब रवाना किया। उन्होंने जोर दिया कि पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास में एक बिल पेश किया जाए जिससे जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा अता किया जाए और लद्दाख को भी आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। मोदी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए अमली इक़दाम करे। इसके अलावा लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए कानून साजी का मुतालबा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग मुसलसल मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये मुतालबा न सिर्फ जायज़ है बल्कि उनके आइनी और जमहूरी हुकूक़ पर भी मबनी है। याद रखें, खड़गे और राहुल आज आसाम का दौरा कर रहे हैं। आसाम में पार्टी इजलास से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनों को शेर और शेरनी करार दिया और ये भी कहा कि RSS की लड़ाने की पॉलिसी के खिलाफ जिद्दोजहद को तेज़ किया जाए। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके DNA में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ RSS नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग
सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने फिर एक मरतबा दावा किया कि हिंद पाक जंग उन्होंने रुकवाई। ऐवान में तमाम उमूर पर मुबाहिस की ज़रूरत है। कांग्रेस लीडर ने भी कहा कि मोदी सिर्फ दावे करते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए जाते। चाइना का मामला हो, ऑपरेशन सिंधु और दीगर कई मामलात पर जामे मुबाहिस ऐवान में ज़रूरी हैं। चाइना के मामले पर कांग्रेस मुबाहिस तरजीही बुनियादों पर चाहती है। 23 बार 66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया और मैंने ललचाया भारत और पाकिस्तान को, जो व्यापार समझौता दोनों देश करना चाहते हैं, ख़ास तौर से भारत करना चाहती है। मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा जब तक आप युद्ध विराम नहीं करो। तो यही बात 66 दिनों में 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत देता है, ये धमकी भी है। वो बार बार देखिए, अभी तक वियतनाम के साथ उन्होंने समझौता किया है, इंग्लैंड के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है और वो दबाव डालते हैं, सभी देशों पर दबाव डालते हैं। ये कैसा तरीका है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, सभी देश 160 देश उसके सदस्य हैं, बातचीत होती है, लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये एक तरफा अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड अभी व्यापार की बात हो रही है, एक तरफा हो रहा है। अमेरिका धमकी देता रहता है और जो व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुद्दे वो व्यापार के संदर्भ में लाते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरीका है और इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन्होंने बिगाड़ दिया है। हमने हमारी आवाज़ नहीं उठाई जब उन्होंने WTO को ख़त्म कर दिया, WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था को ख़त्म कर दिया, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, पेरिस समझौता, उससे वो वापस बाहर निकले। तो राष्ट्रपति ट्रंप तो न केवल अमेरिका को पर सारे संसार को, दुनिया को बिगाड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोलें, क्या बात हुई है उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, क्या समझौता की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है, क्या हमारे किसानों पर बोझ पड़ेगा, क्या आप जो आयात कर हैं कृषि के क्षेत्र में उसको आप घटाएंगे, कम करेंगे, यही तो बात हो रही है ना। तो हमारे कृषि के क्षेत्र पर, हमारे लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, MSME पर, उसका क्या असर होगा। तो ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए और हम ज़रूर मांग करेंगे। ऐसे तो और महत्वपूर्ण भी मुद्दे भी हैं। पहलगाम को लेकर आज तक आतंकवादी जो जिम्मेदार थे पहलगाम के, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए हैं, आज तक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा, भारी सुरक्षा लापरवाही या चूक हुई थी, सिक्योरिटी लैप्स था। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। गाज़ा में ज़ाहिर सैयद ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 शहादतों की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा 278 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़लस्तीन में क़हत से 2-4 अफराद संगीन दौर से गुजर रहे हैं। इमदादी मराकिज़ पर भी ज़ालिम इसराइली फ़ौज मुसलसल हमले कर रही है, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन लुक़्मे अजल बन रहे हैं। जंगबंदी के अब भी कोई आसार नहीं है। एक और इत्तला के मुताबिक ताज़ा हमले में 21 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। ईरान से बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर यह भी कहा कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग को रुकवाया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान ने ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने यूरानियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर कई मरतबा बातचीत हो चुकी है, मगर इसराइल के अचानक हमलों ने इन मुज़ाकरात का सिलसिला रोक दिया था। जंग के अख्तिताम के बाद दोनों ममालिक ने बातचीत की बहाली का इशारा दिया, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि वो जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
तेलंगाना और एपी के चीफ मिनिस्टर्स की दिल्ली में मुलाकात, वजारत जल शक्ति की जानिब से तलब करदा इजलास में आबी मसाइल पर बातचीत। कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ कर रही है नाइंसाफ़ी, वादे पूरे किए जाएं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत जारी, कांग्रेस LRD के MLA मदन रोहन की मौजूदगी में लोगों ने पेश किए अपने मसाइल। 21 जुलाई से होगा पार्लियामेंट का इजलास, मोदी हुकूमत 8 नए अहम बिल पेश करने की तैयारी में मसरूफ, मणिपुर में सदारती राज से मुताल्लिक़ बिल भी शामिल। पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास में बिल पेश करते हुए जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा मुश्तरका ख़त। और गाज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 93 अफराद शहीद, इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमले में मज़ीद 21 अफराद भी लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।